नमस्कार दोस्तों, द न्यूज वाइज मृत्युंजय सिंह के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वह बहुत बड़ा संकेत दे रहा है 2024 के चुनाव के ठीक पहले। और ये संकेत उन लोगों के लिए सबक है जो 23 जून को पटना में जुटकर विपक्षी एकता गठबंधन की बातें कर रहे थे। दोस्तों, जो ये विपक्षी दलों की कवायद चल रही है, देखिए बहुत गौर से इस एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, तभी आप 2024 की जो राजनीतिक लड़ाई है वह किस तरह का बिसात बिछेगा उसको बहुत अच्छे समझ पाइएगा। तो देखिए, लेकिन दोस्तों, इस कहानी को आगे ले जाने के पहले मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट करें, ताकि हम इस तरह की कहानियां और इतिहास की पृष्ठभूमि में राजनीतिक समीक्षा बेहतर से बेहतर तरीके से करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, गौर करिए कि अगर ये विपक्षी दल जो 23 जून को पटना में बैठे थे, अगर ये कामयाब हो जाते हैं मोदी को हराने में, तो क्या इससे देश मजबूत होगा? देश का बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा गर्क। जानते हैं, इसी तरह की स्थिति बनी थी 1989 में, जब वीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी टोपी वाले कुछ लूटे पीटे लोगों को एकजुट करके और बोफोर्स के नाम पर कागज दिखा करके, इसमें बोफोर्स के दागी लोगों का नाम है, सत्ता में आते ही तुरंत सबको जेल भेजेंगे, तुरंत सबको सजा दिलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ तो कर नहीं पाए। हुआ क्या? कश्मीर अराजकता के दौर में भंवर में फंस गया। जैसे ही वीपी सिंह 89 में प्राइम मिनिस्टर बने, कश्मीर में मार काट मच गया। उनके गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद संभाल नहीं पाए स्थिति को। पंजाब में हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई, चीजें कंट्रोल के बाहर जाने लगी, देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा डूबने लगी। हालांकि राजीव गांधी के समय भी देश की अर्थव्यवस्था डूबी रही थी, लेकिन वह डूबने की प्रक्रिया और तेज हो गई, क्योंकि देश को अब हेड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था कौन? एक कमजोर सरकार, एक कमजोर व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। तो जहां लोगों के खून बह रहे थे, देश में दंगा फसाद की स्थिति आई हुई थी, चारों तरफ तनाव का माहौल था, और ऊपर से तुर्रा ये कि देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इतनी कमी हो गई गल्फ वॉर के बाद कि हालात को संभालना मुश्किल हो गया और देश तेल के एक एक बूंद के लिए तरसने लगा। वीपी सिंह खुद 11 महीने भी सरकार नहीं चला पाए, और उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, आज उस पार्टी से टूट करके वो पार्टी भी एकजुट नहीं रह पाई। महज 10 वर्षों के अंदर दर्जन भर पार्टियां उससे निकल करके बनी, और सब सत्ता की दलाली प्रांतीय स्तर पे और केंद्रीय राजनीति में करते रहे। और इनके जो नेता हैं वो 2-2, 4-4, 5-5 सांसद लेकर सत्ता के बंदरबाट में शामिल रहे हैं, और वही सत्ता का बंदरबाट करने का सपना ये लोग आज भी देख रहे हैं। 2024 में इनको लग रहा है कि अगर ये नरेंद्र मोदी को हरा पाए तो किसी तरह से सत्ता के शीर्ष पर बैठ पाएंगे। और उसमें जो सबसे बड़े जो शेख चिल्ली बने हुए हैं वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की जो ऑल इंडिया, पैन इंडिया हैसियत है वो कितनी है? महज 1.5% 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर देखें, लेकिन उनको बनना है प्राइम मिनिस्टर। अगर ऐसी हैसियत वाला कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, देश की ऐसी दुर्दशा होगी कि चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। शायद देश टूट न जाए, और न भी टूटे तो भी हो सकते, क्योंकि राष्ट्र शक्ति भारत की बहुत मजबूत है। देश न भी टूटे तो भी 1989 में जो कुछ भी हुआ था, 1989 से लेकर 91 तक, जब नरसिम्हा राव जैसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर ने जब तक सत्ता नहीं संभाली, उस दौरान वीपी सिंह उनके साथी थे, लुटे पुटे जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, जो कि बाद में जनता दल में शामिल हो गए वीपी सिंह के साथ। चंद्रशेखर, वो वीपी सिंह को छोड़ करके उनकी पार्टी को तोड़कर निकल गए। राजीव गांधी के मदद से उन्होंने सरकार बना ली, 4 महीने सत्ता में रहे। देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। देश की आर्थिक स्थिति इतनी कौड़ी कौड़ी के लिए देश मोहताज हो गया। पूरा का पूरा पॉलिसी पैरालिसिस का देश शिकार हो गया। और उसी समय देश में अराजकता की ऐसी स्थिति थी कि चारों तरफ, चाहे दक्षिण का राज्य ले लें चाहे उत्तर का ले लें, चारों तरफ मार काट और हिंसा का माहौल था। ये सूरत बनी थी जब वीपी सिंह और चंद्रशेखर इसी तरीके से एकजुट होकर के उन्होंने
और सरकार बना ली थी, लेकिन आगे चल करके वो सरवाइव नहीं कर पाए और पार्टी भी सरवाइव नहीं कर पाई। मैं बता रहा हूं आपको कि महज 10 वर्षों के अंदर 2-2 लोग, 4-4 लोग, 1-1, 2-2 सांसदों के साथ सत्ता की दलाली करते रहे। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इनकी हैसियत को समझ करके ही और देश की जनता मतदान करे। और महाराष्ट्र की में जहां तक सवाल है, तो वहां पर शरद पवार की पार्टी में जो डेवलपमेंट हुआ है, उनकी पार्टी के नेताओं ने इस बात को बखूबी समझ लिया कि वर्तमान में जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है उसका इकबाल बहुत बुलंद है, उसका ये लोग बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जो केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वह नीतियों के स्तर पर, संविधानिक सुधारों के स्तर पर, आर्थिक सुधारों के स्तर पर, सामाजिक कल्याण के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर देश को एक नई ऊंचाई देने जा रहे हैं और देते जा रहे हैं। और इसी वजह से जनता के बीच केंद्र की सरकार की विश्वसनीयता बहुत मजबूत है। ऐसे में एक थोथी राजनीति करके और 1.5% वाला जेडीयू का नेता अगर ये समझ रहे हैं कि वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या फिर 2019 के चुनाव के आधार पर देखें तो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, लेकिन उसका भी पैन इंडिया वोटिंग स्ट्रेंथ है 1.1%। हालांकि लोकसभा में इनका एक सांसद भी आज नहीं है। तो ऐसी सूरत में जिन पार्टी का 1% और 1.5% का औकात हो, अगर ये लोग किसी तरीके से मोदी को टॉपल भी कर लेते हैं, तो भी क्या देश को एक स्थिर सरकार दे पाएंगे? क्या ये अपनी पार्टियों को एकजुट रख पाएंगे? ये आया राम गया राम की सरकार बना करके ये देश में क्या साबित करना चाहते हैं? रही बात कांग्रेस की, आज कांग्रेस का पैन इंडिया स्ट्रेंथ है 19.7% 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर हम बात करें तो। लेकिन इस 19.7% वोट के बावजूद कांग्रेस की लोकसभा में इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर पाए। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लायक भी अभी स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस अपना टारगेट रखे कि उसे 100 सीटें हासिल करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो कोई एक ही पार्टी हरा सकती है, और इसके लिए सबसे मुफीद अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस अब इन लोगों के साथ जुड़ रही है। अच्छा, कांग्रेस और इन लुटे पिटे समाजवादी टोपीधारियों के बीच का संबंध भी बड़ा विचित्र रहा है। जैसे 96 में इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को इन समाजवादी टोपीधारियों ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। उनके पास 160 से ज्यादा सीटें थीं और बाकी 5, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके स्ट्रेंथ वाली पार्टियां थीं। जनता दल दूसरी पार्टी थी जो कुछ विखंडन के बाद अब उसका स्ट्रेंथ 89 के 143 सीट से घटकर अब 50 के करीब ये सिमट गया था। ये जनता दल, उस जनता दल ने सरकार बनाई, वाजपेयी को 13 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। एक मजबूत पार्टी, दूसरी पार्टी थी कांग्रेस। तो देश की 2 मजबूत पार्टियां ये सत्ता में नहीं आ पाई, और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से एचडी देवेगौड़ा पहले प्राइम मिनिस्टर बने। वो बहुत अच्छी राजनीति कर रहे थे कर्नाटक में। अगर वहां रहते तो वहां के सबसे शाइनिंग चीफ मिनिस्टर्स के तौर पे वो उभरते, उनका लंबा राजनीतिक करियर चलता। लेकिन 11 महीने के प्राइम मिनिस्टर बन करके और वो अपना सारी की सारी राजनीतिक ठाती, अपनी राजनीतिक पूंजी गंवा बैठे। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल बैठे, और इस दौर में भी देश की आर्थिक राजनीतिक विकास के तौर का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, वो सब कुछ बहुत नीचे जा रहा था। वो तो शुक्र है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लागू किया गया था नरसिम्हा राव के समय 5 वर्षों में, उस कारण से थोड़ी स्थिरता बरकरार रही। लेकिन इन लोगों ने 11 दूने 22 महीने में कांग्रेस के बार बार धोखे के बाद एक सरकार इनकी गिरती रही, इन समाजवादी टोपीधारियों की, और देश फिर से राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में गिर गया। फिर से इन्होंने कोशिश की थी कब? 1998 में, जब गठबंधन की सरकार चला रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनकी सरकार को जबरदस्ती 1 वोट से गिराया गया था। यही लोग थे, इन्होंने ही ये पाप किया था कि देश को 1 वोट से इन्होंने गिराया था। लेकिन शुक्र है कि दोबारा चुनाव में फिर से वाजपेयी
ज्यादा मजबूत बनकर उभरे, ज्यादा संख्या में सीटें लेकर के आए और फिर से बीजेपी की सरकार बनी और देश ने तरक्की का एक नया युग देखा। देश ने लगातार कुछ वर्षों तक 8% का ग्रोथ रेट देखा, सर्व शिक्षा अभियान देखा। देश ने एटॉमिक शक्ति बनने का जो सपना था उस सपने को पूरा किया। देश में साइंटिफिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में जीडीपी का 1% खर्च होने का पहला काम वाजपेयी के समय ही शुरू हुआ था। तो वाजपेयी के समय बहुत सारे काम किए गए, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। और तो और जो भारत का जो बजट है, बजट में जो खर्च होता है उस खर्च को कंट्रोल करके और एक प्रूडेंट तरीके से समझदारी के साथ खर्चे का हिसाब किताब रखने की कवायद भी वाजपेयी के समय शुरू हुई। हालांकि 2004 में वो फिर से चुनाव जीत कर नहीं आ पाए। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव के पहले ये छोटी छोटी हैसियत वाले ये पार्टियां ये सत्ता के बंदरबाट की तैयारी शुरू कर चुके हैं 23 जून से पटना में। लेकिन इनके ऊपर सबसे बड़ा तमाचा तो ये पड़ा कि महाराष्ट्र की जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 2 दिनों में, बहुत बड़ा सबक इन लोगों को मिल चुका है। अब देखिए कि ये लड़खड़ाते हुए बेंगलोर कैसे कैसे पहुंचते हैं और बेंगलोर में ये क्या कुछ कर पाते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये पक्का यकीन मानिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये पूरा का पूरा विपक्षी एकता का मंसूबा बिखर जाएगा। ये तय सी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, अब आने वाला समय और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत तरह के उतार चढ़ाव होंगे। केसीआर जो बहुत मुंह खोलकर घुमा करते थे बीजेपी और मोदी के खिलाफ, चुप्पी साधे बैठे हैं। जो कहा करते थे कि बीजेपी को हिंद महासागर में उठाकर फेंक देना चाहिए, तो वो अब चुप्पी साधे बैठे हैं। तब देखिए आने वाले वक्त में और क्या कुछ होता है, ये बड़ा ही रोचक होगा देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपसे हमारा एक बार फिर से अंत में रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।